देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सभी बच्चे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक अपनी परीक्षा से उपयोगी सभी चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और 11वीं 12वीं वाले बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये चारों विषय की क्लासें भी निःशुल्क दी जाती हैं। लेकिन इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो अनसोल्ड पेपर की चल रही है और वो भी कक्षा 10वीं की। तो कक्षा 10वीं में सेट नंबर 2018 का तीसरा सेट है ये, जिसे हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे 2019 और 2020 के पूरे सेट अपलोड हो चुके हैं, जिसे आप देखकर सीख सकते हैं। और गारंटी देते हैं जिस बच्चे ने पूरे सेट हल कर लिए उसे 90 से 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या है। इसमें कहता है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये चित्र वगैरह आपको पिछले सेट में बताया गया है, आप देख सकते हैं उसमें। इसमें प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति को हम कैसे निकालेंगे। इसका आप उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रकृति आपकी आभासी होती है और कैसी होती है, सीधी होती है। चलो दूसरा प्रश्न है आपके इसी में, पहले का खा नंबर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है आपकी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। और यदि अधिकतम पूछ लेता तो आपको अनंत में कर देना था, बाकी सब आपके नहीं लिखना है कुछ भी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सबसे कम होती है 25 और सबसे अधिक होती है अनंत। और न्यूनतम और अधिकतम के बीच की दूरी जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी दृष्टि विस्तार। अगला प्रश्न है आपको इसी में, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। ये प्रश्न बहुत गलत होते हैं बच्चों से। कितना होगा ये, कुछ लोग 1.6 × 10⁻19 लगाते हैं, कुछ लोग -1.6 × 10⁻19 लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन कह दे तो -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन कह दे तो माइनस की जगह सिर्फ प्लस का चिन्ह जरूर दर्शाना है। इसमें चिन्ह को भी आपको दर्शाना होगा, इसलिए आपका उत्तर नंबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। अगला प्रश्न है आपका, एक अशुशक्ति बराबर है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आपका, एक अशुशक्ति किसके बराबर होता है। ये आपको होता है 746 वाट। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है और कई बार बताया गया तो याद भी हो गया होगा। एक अशुशक्ति आपका 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। तो पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है वह 1 यूनिट कहलाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को। तो ध्यान दीजिएगा यूनिट ही आपका 1 किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में जितने भी बिजली खर्च होगी वही आपकी 1 यूनिट कहलाएगी। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁻19 सॉरी 3.6 × 10⁻6 जूल, ये जूल में होता है। इसका पूरा सिद्ध करना भी हमने बताया था। ये अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 की जगह 1 किलोवाट घंटा को बदलना है हमें, तो 1 की जगह 1 लिख देंगे। किलो का मतलब 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। अब इनका गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 36 3600 गुणे 10⁻³ और 3 अंक आप अंदर आ जाइए तो 1 2 3 तो हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6। तो आपको यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो ये अगर सिद्ध करने के लिए कह रहा था आप निकाल भी सकते हैं इस प्रकार। अगला प्रश्न देखिए,
कहता है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण इसका मतलब होता है एक जगह मिलाने की, जिसे किसी लेंस से प्रकाश को गुजारा जाए और वह लेंस उस किरणों को एक जगह फोकस कर दे या फिर उनको फैला दे, तो लेंस की ये क्षमता क्या कहलाती है? यही कहलाती है लेंस की क्षमता। तो आप कह सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को ही इसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो P बराबर होता है 1/f। यदि मीटर में दिया गया है तो 1/f, सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100/f। अगला प्रश्न है आपका, कहता है किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण, किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण कितना है? 43 डिग्री है। तो कहता है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यहाँ पर हो जाएगा sin 43 दिया गया है आपका 0.68। तो ध्यान दीजिएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर किरण का विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। देखिए किरण तो आ रही है ऊपर से, लेकिन यहाँ पर अपवर्तित होने की जगह पे वो सीधे 90 अंश का कोण बना रही है, क्योंकि वह इस रेखा में आ जाती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं n बराबर 1/sin c। अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो 1/sin c, तो 1/sin 43 हो जाएगा। 43 दिया गया है और sin 43 का मान दिया गया है 0.68। 0.68 का जब हम भाग देंगे ऊपर की ओर 1 में, तो दशमलव हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा और यहाँ पर आपकी 2 जीरो आ जाएंगे, तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 68। जब भाग देंगे तो आपका आएगा 1.47। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगला प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए प्रश्न तो आपका पढ़ा ही होगा, लेकिन इसका सिद्ध मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, आपको भी बताते हैं हम। ये देखिए दिया गया है, पहले चित्र को समझ लीजिएगा कि एक अवतल दर्पण कितना है, बी डैश है। तो देखिए ये दिया गया है, पहले ये देखिए बी दिया गया है, ये आपका बी डैश दिया गया है। और क्या कहता है, कहता है जिसका ध्रुव पी है, तो ये देखिए पी भी दिया गया है बीच में, ये आपका पी दिया गया है। इसके बाद कहता है पी सी मुख्य अक्ष है, तो वो पी दिया गया था, ये सी दिया गया था, पी सी मुख्य अक्ष है। तो ए बी एक आपतित किरण है। ये देखिए ये किरण आपकी कैसे हो गई, आपतित किरण हो गई, जो अवतल दर्पण के पीसी के समांतर निकट है। समांतर का मतलब उसके ठीक सामने से जा रही है, ठीक और बराबर दूरियों पर है। यहाँ तक तो हो गई परिभाषा इसकी। आगे देखिए इसमें ये आपको लिखना ही होगा, क्योंकि जब पूरा लिखेंगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें दिखा नहीं सकता हूँ, चित्र अलग से बना है और नीचे लिखना भी है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, चूँकि त्रिज्या सी बी दर्पण के सतह बिंदु पर अभिलंब है, इसलिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम आपको पता होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। किंतु जो ए बी सी है वो बी सी एफ एकांतर कोण है। देख लेते हैं इसको, एकांतर कोण बी सी एफ, बी सी एफ। पहले तो ए बी सी देखिए, ए हो गया, बी हो गया और सी ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा था, बी सी एफ, तो ये बी हो गया, यहाँ पर आपको दोबारा सी हो गया और ये आपका एफ हो गया। ये आपस में कैसे हैं, ये है आपके एकांतर कोण। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये भी आपके बी सी बी एफ और बी सी एफ ये भी आपके बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाते हैं तो आपका ये कैसा बन जाएगा, बी सी एफ है कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी एफ और एफ सी आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है यदि बी पी की बहुत निकट हो, यदि बी पी बहुत नज़दीक बिंदु पर हों तो ये आपस में कैसे होंगे, लगभग बराबर होंगे।
इसलिए क्या हो जाएगा, एफ सी पी सी का डबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं एफ सी कहाँ पर है। एफ सी, ये देखिए एफ और ये सी, ये किसका किसका डबल हो जाएगा, दिया गया है नीचे पी सी का। पी सी देख लीजिए, ये पी और सी ये बिंदु, तो ये मान के चल चल सकते हैं कि पी सी का कितना है, ये डबल है। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये इसको लिख दिया गया, इसलिए एफ सी बराबर पी सी बटे 2। दोबारा इसमें परावर्तन, ये काफ़ी बड़ा है, ये इसको पूरा आप लिख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा आपका। बस ये प्रश्न एक बार ही आया, ज़्यादा आया नहीं है, इसलिए परावर्तन के नियम से हम क्या करेंगे, ए बी सी को इसके बराबर कर देंगे। ये चीज़ हो गई है। और नीचे देखें, यहाँ पर एफ कितनी होती है, यहाँ पर एफ होती है आर बटे 2, मतलब फोकस दूरी वक्र कितनी होती है, आधी होती है। तो ये आपको प्रभाव से लिख देनी है कि हम देखते हैं कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्र त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक बीच में स्थित होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार एफ सी या पी सी बराबर 2pf हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2pf। जब आर बराबर 2pf हो गया, मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस की कितनी है, डबल है, या कह सकते हो कि फोकस दूरी का जो 2 गुना होता है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, या फिर एफ बराबर आर बटे 2। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप इसे एक बार लिखिए और लिखने के बाद में फिर इसको हल करेंगे ना, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला है आपको इसी में दिया गया है, दूरदृष्टि दोष के मूल कारण क्या हैं, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो इसको भी देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष, ये दिया गया है आपका, जब मनुष्य दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो यह दोष क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष। ये देखिए, नाम अगर दूर का हो, दोष अगर दूर का हो तो दूर का दिखाई देगा, और दोष अगर पास का हो तो उसे पास की भी दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि लेंस की रेटिना की दूरी का कम हो जाना, लेंस की रेटिना की दूरी का कम हो जाना, या फिर नेत्र के गोले की त्रिज्या कम हो जाना, लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, या फिर कह सकते हैं लेंस का पतला हो जाना, उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। और निवारण कैसे होता है, निवारण के देखिए, ये लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो चित्र है ये दोष युक्त है, मतलब इसमें दोष दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे कि जो आपका बिंदु P है वो आपका रेटिना पर न बनकर रेटिना से बाहर आ जाता है। जब रेटिना से बाहर आ जाएगा तो आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन यदि हम इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो देखिए, चित्र दो जो है बिंदु P कह सकते हैं, ये आपका आर पर ही बनता है। आर का मतलब होता है रेटिना, रेटिना पर ही बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हमारी वस्तुएं लेंस लगाने के बाद में साफ सुथरी दिखाई देंगी। इसलिए जितने भी व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष होता है ये लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, निवारण भी देख लेते हैं। इस दोष में लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है जिससे अभिसारी क्षमता कम हो जाती है, अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयोग करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को बढ़ा दे, अर्थात उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका 3 का ख नंबर। ये एक आपका सवाल है आपका, इसमें कहता है जब दो चालक श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनकी तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, और जब भी समांतर क्रम होते हैं तो कितना होता है, 4 ओम होता है। तो कहता है प्रत्येक स्थिति में चालक का अलग अलग प्रतिरोध निकालो। तो देखिए, जब श्रेणी क्रम में होगा तो ऐसा चित्र बनेगा, मतलब दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े होंगे, और जब समांतर क्रम में होगा तो ऐसा चित्र बनेगा।
तो पहले श्रेणी क्रम का निकाल लेते हैं। आर ई क्यू बराबर R1 प्लस R2, और समांतर क्रम में निकालेंगे तो आपका ये होगा दोनों प्रतिरोधों का। अब हमें निकालना क्या है, पहले वाले को हल करेंगे तो ये आएगा, पहले को हल करेंगे तो देखिए आएगा R1 प्लस R2 बराबर 25, और दूसरे को हल किया इसको हल करेंगे तो देखिए R1 R2 की मान हमें मालूम है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये हल किया हमने, R4 बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, और यहाँ पर R1 प्लस R2 का भी मालूम है हमें, मान कितना है 25 आया था, तो 25 गुणे 4 बराबर 100। तो हमने एक समीकरण ये मिला और एक समीकरण हमारा ये मिला। अब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हमें R1 R2 के मान निकालने हैं। तो हमें पता है कि R1 प्लस R2 का मान तो मालूम है, लेकिन R1 माइनस R2 का मान यदि मालूम हो जाए तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करके बाकी अन्य मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो इसको यदि हम सूत्र में खोलते हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो आपको R1 R2 का मान मालूम है कितना था, 25 था, तो 25 का वर्ग करोगे तो 625 आएगा। इसके बाद 4R1 R2, तो R1 R2 का मान कितना था, 100 आया था, तो 100 गुणे 4 बराबर 400। तो इस प्रकार इनको घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 225। तो R1 माइनस R2 का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए समीकरण 1 है आपके पास कितना, R1 प्लस R2 बराबर 25, और समीकरण 2 है R1 माइनस R2 बराबर 15। अब आपको थोड़ा बहुत मैथ की नॉलेज होगी तो आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि, किसी भी विधि से आप हल करके R1 प्लस R2 के मान निकालेंगे तो आपका ये मान आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की व्याख्या करना है। तो आप देखें यहाँ पे कि पहला नियम है इसका, इस नियम के अनुसार, वैसे ये पहला नहीं है, इसे हम कहेंगे दूसरा नियम, और पहला नियम नीचे लिखा हुआ है, लिखने में ऊपर नीचे हो गया है। तो पहले हम दूसरा नियम देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, आप नीचे लिखिए, सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हैं। तो कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर उस परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर है इसमें, देखिए दूसरा नंबर, इसी को हम पहला मानते हैं, मतलब विद्युत वाहक बल का पहला जो पॉइंट है वो नीचे वाला है। जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी चुंबकीय परिपथ में जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में या बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक ऐसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसी कहलाता है। तो फिर से इसी को देखिएगा, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, इसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही घटना आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। तो ये आपका पहला नियम था, वो आपका दूसरा नियम था। अगला देखिए, आपका चित्र दिया गया है, एक 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें 4 पॉइंट आपसे पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कहता है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो पहले समझ लीजिएगा, ये दोनों आपके किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। और इन दोनों को हल करने के बाद में ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। क्योंकि आपको पता होगा किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से यदि जुड़ा है तो ऐसा क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। लेकिन जब धाराएं आपस में विभाजित हो जाएं तो उस स्थिति में ये कैसे हो जाएंगे,
समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो देखिए ऊपर के 2 ओम और 2 ओम ये आपके एक दूसरे से जुड़े हैं तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसी प्रकार नीचे वाले जुड़े हैं तो ये श्रेणी में हो जाएंगे। और एक बार श्रेणी हल हो गए तो इसके बाद में आप ये वाला 3 ओम जो रखा हुआ है इसको भी ऊपर रखा हुआ है, इसको भी आप इसके साथ में श्रेणी में रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसने पूछा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो ए हमारा है यहाँ पर और बी हमारा है यहाँ पर। इसका मतलब हमें सिर्फ इतने परिपथ में ही तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए आर ए बी, R1 का मान कितना है 2, यहाँ से देखिए R1 का मान 2 है और R2 का मान भी 2 है। तो यहाँ पर 4 ओम निकल आया। इस प्रकार ये वाला निकालो, दूसरा वाला पहले का भी देखिए निकलेगा। ये भी 4 निकलेगा और आपका ये भी 4 निकलेगा। तो आर ए बी का मतलब होता है ए और बी की मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जितने भी आपके प्रतिरोध हों सबको आप बटे में रख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो आएगा 2 ओम। अगले में पूछ रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या बचा है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब 3 ओम और जोड़ दो तो ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए 2 तो हमारा ये आया था हल करने में और इसमें 3 और जोड़ दिए तो 3 और 2 कितने हो गए 5 ओम। अब हमें क्या निकालना था, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो धारा आई बराबर होता है V/R। V का मान है 10, R का मान है 5, तो आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा था, तीसरा पॉइंट पूछ रहा था ए बी के बीच विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है आई गुणे आर। तो आई कितना आया आपका 2 एम्पियर आया और आर कितना आया था 2 ओम आया था। दोनों का गुणा कर दीजिए तो 4 वोल्ट का विभवांतर आ जाएगा। अगले में कहता है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध। धारा है आपकी 2 और कुल प्रतिरोध मतलब 3 ओम का है वहाँ पर, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 वोल्ट। ये आपका 7 नंबर का प्रश्न था, लेकिन बहुत ही सरल था। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो उनसे बन गए होंगे और जिनसे नहीं बना उन्होंने भी सीख लिया होगा। अगला प्रश्न इसी में देखिए, दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, दिष्ट धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, डायनामो और विद्युत मोटर, इन 4 प्रश्नों को यदि आपने याद कर लिया तो फिजिक्स का 7 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, क्योंकि इन्हें तो पक्का है कि आना आना है। ये पेपर की तरह आउट करते हैं, इन्हें हर साल आना है, कोई सेट छूटा नहीं है। तो इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ आपको। कहता है जनित्र का सिद्धांत, जब किसी बद्ध कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, जब किसी बद्ध कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कुंडली में घुमाने में कृत कार्य कुंडली में विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर से देखिए इसी को, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली को घुमाने में इस प्रकार कृत कार्य जो होगा कुंडली में विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है या संचित हो जाता है। ये आपका जनित्र का सिद्धांत है। ये आपका जनित्र का चित्र भी दिया गया है। चित्र आप लोग बना लीजिए इसको फटाफट। और आगे देखिए चित्र कैसा है।
बड़ी तकलीफ़ की बात है कि बच्चे जो हैं, यही प्रश्न कई बार पूछा गया है और हमें लगता है अभी भी तैयार नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी बना दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसके चित्र को बनाइए। ये आपका देखिए चुंबक दिया होता है, यहाँ पर ये चुंबक होता है, ये आपका आर्मेचर होता है, ये आपके विभक्त वाले होते हैं। तो देखिए क्षेत्र चुंबक किसे कहते हैं? ये एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जिसमें दृश्य धारा प्रवाहित होती है। इस चुंबक के ध्रुवों N व S के बीच में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी से आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर क्या होता है? यह कच्चे लोहे की आयताकार फ्रेम पे तांबे की पृथक्कृत तांबे तार की पृथक्कृत कुंडली को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को किसी विधि जैसे हत्था, जल टरबाइन इत्यादि से घुमाया जाता है। तो लपेट कर मतलब आपने भी देखा होगा, पंखे को जब भरा जाता है तो उसमें तारों की कई सारी कुंडली बनाई जाती है। तो इसी प्रकार आर्मेचर भी बनता है। विभक्त वलय देखिए, ये धातु का एक वलय होता है जिसे दो भागों में P और Q में विभाजित करके आर्मेचर की धुरी से जोड़ दिया जाता है तथा ये आपस में एक दूसरे से पृथक्कृत मतलब अलग अलग होते हैं। ये PQ कुंडली के सिरों A व B से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ घूम सकते हैं। और अगला है बुश है, तो ग्रेफाइट के दो बुश M व N विभक्त वलय को स्पर्श किए रहते हैं और बाह्य परिपथ से धारा संचरित करते हैं। इसका कार्यविधि है, कार्यविधि मैं छोटा कर देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार हो चुकी है। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दूसरे पेज का। ये था आपका कंप्लीट प्रश्न। कार्यविधि में जो कहते हैं लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका छोटा रूप हम पहले भी बता चुके हैं आपको, आप उससे भी याद कर सकते हैं, या फिर इसको आप अपनी दी गई किताब से भी छोटा करके लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दिया गया सेट समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे, यदि इस वीडियो से उन्होंने कुछ सीखा हो, यदि आपको लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल था, यदि ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। जितने भी बच्चे नए हों उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टडी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाती हैं। और आपके साथ में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके यहाँ तक आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इन वीडियो के माध्यम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।